लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे ये इंटरफेसेस हमारे काम करते हैं। मतलब एक इंटरफेस था, फिर आपने उसको कॉल कराया, इनहेरिट मतलब इनहेरिट करके, ये सारी चीजें हमने सीखी थी कल। कल क्या कहते हैं, कल नहीं, मतलब पहले। तो आज हम बात करेंगे इसी के आगे, और इंटरफेसेस से रिलेटेड जो हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो इंटरफेस से ही रिलेटेड है, उसमें कैसे काम होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखो, अगर बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे आप लोगों ने वो तो पढ़ा है एरे का कॉन्सेप्ट, आप सबने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आई थिंक। एरे से रिलेटेड ही है हमारा इंटरफेस में जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखो होता क्या है कि जब आप एक वो बनाते हो, लिस्ट बनाते हो, लिस्ट क्या होती है, क्लासेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं, उनके बारे में हमें समझना है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे एक क्लास आप बनाते हो, एक एरे, एरे के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एरे क्या होता है, व्हाट इज एरे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज एन एरे, अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिटेल में दो तीन चीजें रिलेट करके बताने वाला हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरे क्या होता है, व्हाट इज एरे, तो आप क्या बताओगे? एरे की डेफिनेशन बोले कोई? राहुल, शिवम, आंसर दो कोई। एरे क्या होता है? जब एक ही डेटा टाइप में कई सारी वैल्यू को स्टोर कराया जाता है तो अरे का इस्तेमाल होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो मेरे की रिलेटेड डाटा टाइप। ठीक है, array is a collection of similar data types which are stored at contiguous memory locations. ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि contiguous memory locations पर ये सारे arrays जो होते हैं हमारे, मतलब एलिमेंट्स होते हैं array के, वो stored होते हैं। ठीक है, फिर एरे में जो मेन वो होता है, डिमेरिट होती है, मेन डिमेरिट ऑफ एरे। डिमेरिट का मतलब होता है डिमेरिट ऑफ एरे। डिमेरिट का मतलब होता है क्या इसके मतलब कमियां क्या है, खामियां क्या है, डिमेरिट्स क्या है एरे की। मेरिट्स तो एरे की है कि एरे डेटा को स्टोर कर सकता है, मल्टीपल डेटा को। मल्टीपल डेटा का मतलब कि एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, जितना आप साइज दे दोगे उतना। उसकी डिमेरिट होती है, वो होती है कि इट कैन स्टोर ओनली सिमिलर डेटा टाइप, सिंगल डेटा टाइप, single type of data at a time। यानी कि अगर आप इंटीजर कर दोगे तो इंटीजर स्टोर करता रहेगा, अगर आप स्ट्रिंग कर दोगे तो स्ट्रिंग करता रहेगा। तो ये इसकी मेन डिमेरिट है, एक नंबर वन डिमेरिट हो गई है इसकी। और उसके बाद अगर आप आओ तो डिमेरिट नंबर टू भी है इसकी। वो क्या है डिमेरिट नंबर टू? डिमेरिट नंबर टू के हिसाब से जो एरे होता है, द साइज ऑफ एरे, द साइज ऑफ एरे मेरे फिक्स होता है पहले से फिक्स। डायनामिकली। इसका मतलब क्या है, यानी कि रन टाइम पे अगर मान लो जैसे आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो, तो एरे को डिक्लेयर करते समय आपने जितना साइज दे दिया वो फिक्स हो जाता है। जैसे मान लो कि एक तुम्हें कोई कैश पैसे देता है, कोई तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देता है, या जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तब। तो जैसे अगर मान लो घर से बच्चा बाहर जा रहा है, तो अगर उसको तुमने 50 रुपए दे दिए, अब पता चला उसको बाहर जाके 100 रुपए की जरूरत पड़ गई, 500 की जरूरत पड़ गई, तो उसके पास तो 85 रुपए है। अब वो ना घर से आके वापस ले सकता है और ना अपना काम कर पाएगा, तो ये काम गलत हो जाएगा। और अगर तुम बच्चे को क्रेडिट कार्ड दे दो जिसमें पहले 100 रुपए पड़े हों, और बच्चा जाए उसको अगर 200 की जरूरत पड़े, तो क्रेडिट कार्ड मैंने बोला है, तो क्रेडिट कार्ड में आप क्या कर सकते हो, उसको 100 रुपए की और जरूरत पड़ी
तो इधर से आपने डाल दिए 100 रुपए और, तो वो 100 खर्च करे चाहे 2000 चाहे 2 करोड़ खर्च करे, आप इधर से डेटा डालते रहोगे, यानी पैसे डालते रहोगे। तो जो एरे लिस्ट होती है, एरे लिस्ट और एरे में डिफरेंस होता है। एरे मैंने बताया आप लोगों को, आप देखो यहाँ पे एरे क्या होता है। एरे जो हमारा है, एरे एक तरीके का कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स का, और जो कि डेटा को कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे सेव करता है। डिमेरिट क्या है एरे की, ये स्टोर करता है सिंगल डेटा टाइप एट अ टाइम एंड द साइज ऑफ द एरे डोंट ग्रो डायनामिकली, यानी जो इसका साइज होता है वो डायनामिकली ग्रो नहीं करता है। ये इसकी डिमेरिट हो गई, यानी खामी हो गई। तो अब जब इसमें इतनी सारी खामियां हैं मतलब, तो हमें किसको लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसकी जगह पर एक पिक्चर में आती है एरे लिस्ट। अब यहाँ पर देखो एरे लिस्ट क्या होता है। एरे लिस्ट में भी यहाँ पर है, एरे लिस्ट इज आल्सो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप व्हिच स्टोर्ड डेटा एट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये भी क्या होता है, एरे लिस्ट क्या है, ये भी एक कलेक्शन है जो डेटा को स्टोर करता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर, और सिमिलर डेटा टाइप ये भी स्टोर करता है। बट इसका जो मेरिट है वो क्या है और इस पे काम कैसे करना है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे एरे लिस्ट के बारे में, मैंने यहाँ डाल दिया एरे लिस्ट, एरे लिस्ट जावा। चलते हैं हम लोग एरे लिस्ट और जावा डी पॉइंट पे। पहले मैं यहीं से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे कलेक्शन और इंटरफेसेस कैसे रिलेटेड हैं, वो मुझे समझाना है आप लोगों को। और यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज करके वर्ड आएगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कह सकते हो आप कि जावा, देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मेन है वो आपका ये एरे लिस्ट का, ये चीज समझने की कोशिश करना आप लोग। ये एरे लिस्ट क्लास यूजेस अ डायनेमिक एरे ऑफ फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे डायनेमिक एरे का मतलब क्या हो गया, एरे लिस्ट और एरे दोनों लगभग सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, खाली एक चीज का। एरे लिस्ट का जो साइज होता है वो डायनेमिकली ग्रो करता है, और एरे का साइज डायनेमिकली ग्रो नहीं करता है। ठीक है, इट इज लाइक एन एरे बट देयर इज नो साइज लिमिट, इसमें साइज की लिमिट नहीं है। वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स एनी टाइम, सो इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल देन ट्रेडिशनल एरे। अगर आपको एरे से एलिमेंट को रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एरे लिस्ट से आप पर्टिकुलर सेल के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, है ना। अभी तक आप लोग अगर जावा पढ़ते हो तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बताने में दिक्कत होगी। मैंने बोला कि अगर मान लिया मैंने इंट AR एक एरे बना लिया, और उसमें मैंने न्यू इंट ऐसे कर लिया और स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, और इसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स रखे, मान लो 5 एलिमेंट्स रख लिए सेमीकोलन लगा करके। अगर मैं बोलूं कि इस एरे में 5 नंबर सेव है, 5 नंबर का मतलब हो गया 12 6 9 7 8, और मैंने बोला कि एक नंबर को डिलीट करना है जो 5th इंडेक्स पर है, तो एरे के एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं बताओ। एरे के एलिमेंट्स को डिलीट कैसे किया जाता है, कैसे रिमूव करोगे किसी एरे का एलिमेंट। आपको तरीका नहीं पता है कि एरे के एलिमेंट को आप डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास मेथड नहीं है एरे के एलिमेंट को डिलीट करने का। हम क्या करते हैं, जनरली डिलीट करने की बजाय हम उस पर 0 स्टोर कर देते हैं, है ना, यानी उसको रिप्लेस कर देते हैं 0 से, या किसी नल कैरेक्टर से, या कुछ और करके ऐसा कुछ करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली वो साइज ना तो श्रिंक होता है ना तो ग्रो होता है। मतलब कि अगर मान लो आपने एक एरे क्रिएट किया, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्सेस होगी, ये हो गई इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1 हो गई, ये इंडेक्स नंबर 2 हो गई, ये इंडेक्स नंबर 3 हो गई, ये इंडेक्स नंबर 4 हो गई। तो जब आप क्या करते हो, यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर करते हो, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 12, उसके बाद यहाँ लिख दिया 9, फिर यहाँ मैंने लिख दिया 7, 7 के बाद 8 लिख दिया, 8 के बाद 11 लिख दिया, ऐसे नंबर्स मैंने स्टोर कर दिए। तो अगर मुझसे कहा जाए कि मैं 11 को डिलीट करूं या 8 को डिलीट करूं या 7 को डिलीट करूं, तो अल्टीमेटली मैं करूंगा क्या, मैं या तो उसकी जगह पे 0 रिप्लेस कर दूंगा कि AR के 4th इंडेक्स पे 11 की बजाय 0 स्टोर कर दो, तो वो उसको 0 कर देगा। तो आप लूप या तो यहाँ से यहाँ तक चला लो, फिर आपको होगी ये डिलीट हो गया नंबर। लेकिन एरे में होता क्या है कि जो साइज है, साइज उतना ही बना रहता है, साइज कम नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोलूं साइज कम होता है तो गलत है, साइज कम नहीं होगा, साइज इतना ही बना रहेगा। मतलब कि चाहे आप ये एलिमेंट डिलीट कर दोगे, मान लो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो इसको डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि ये इंडेक्स खत्म हो गया, ये इंडेक्स ऐसे बना है, इसकी जगह आपने खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया।
अभी आप प्रिंट कराओगे तो 12 ये और ये प्रिंट होगा, और यहाँ पे जनरली आप क्या करोगे, 0 स्टोर कर दोगे 1 2 और 4 की जगह पर। तो आप एरे में एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते हो, मतलब डिलीट करते हो तो 0 रिप्लेस कर देते हो या ऐसा कुछ करते हो, तब वो एलिमेंट जाता है वहां से। लेकिन इंडेक्स पोजीशंस बनी रहती हैं, तो ना तो उसका साइज श्रिंक करता है, ना तो साइज उसका इंक्रीज करता है, ना तो बढ़ता है ना तो डिक्रीज करता है। तो ये दो चीजें एरे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। तो ये इनएफिशिएंट होता है इस मामले में, सही नहीं होता है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं एरे लिस्ट का। और ये क्या कह रहा है कि द एरे लिस्ट इन जावा कैन हैव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स आल्सो। एरे लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी रख सकते हो, जो कि हम एरे में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया वो समझना आप, जो मुझे समझाना है। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि हम कहाँ से पहुंच गए इंटरफेस पे और फिर कहाँ पहुंच गए टबाक से इस पे। अभी जो मुझे बताना था आप लोगों को वो यही चीज थी जो मैंने हाईलाइट करी है कि एरे लिस्ट जो होती है। अब यहाँ पे पहले एक तो ये स्टेटमेंट देखना, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्टेटमेंट जिसे हाईलाइट किया था मैंने, और दूसरा ये स्टेटमेंट है ये चीज। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ होगा। ये कह रहा है कि जावा एरेलिस्ट क्लास, तो जावा एरेलिस्ट क्लास दैट मींस कि एरेलिस्ट इन जावा इज अ क्लास। जावा में एरेलिस्ट नाम की एक क्लास एग्जिस्ट करती है, ठीक। और वो क्लास जो है इंप्लीमेंट करती है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द एरेलिस्ट इन जावा कैन हैव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स आल्सो। इट का मतलब कौन, एरेलिस्ट। एरेलिस्ट इंप्लीमेंट करती है लिस्ट इंटरफेस को। अगर मैं पूछूं कि एरेलिस्ट कौन सी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, तो आप क्या बताओगे, एरेलिस्ट कौन सी उसको इंप्लीमेंट करती है इंटरफेस को, बताओ शिवम। एरेलिस्ट जो है कौन सी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, इसमें लिखा तो है सर लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस को, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब देखोगे तो ये चीज हाईलाइट है यहाँ पे, हाँ। सो कह रहे हैं यहाँ, सो वी कैन यूज ऑल द मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस हियर। द एरे लिस्ट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर इंटरनली। तो अब ये कह रहा है कि जब आप एरे लिस्ट में डाटा डालते हो तो वो अंदर ही अंदर जो एलिमेंट्स आप डाल रहे हो एरे में उनको मेंटेन करके रखती है, उनका ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर। तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी लिखी हुई है, लेकिन उन पर भी हम ध्यान नहीं देंगे। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एरेलिस्ट के बारे में। जावा एरेलिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। जावा एरेलिस्ट क्लास मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। जावा एरेलिस्ट क्लास इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। अब सबसे बड़ा जो डिमेरिट होता है एरेलिस्ट का वो यही होता है, ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो दो जगह पर जब आप थ्रेडिंग पढ़ोगे तो आपको डाटा रिपीट नहीं होगा हाँ सर, डाटा रिपीट नहीं होगा। नहीं नहीं, सिंक्रोनाइजेशन रिपीटिशन से मतलब नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि सिंक्रोनाइजेशन बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लो तुम रजिस्टर कर रहे हो, है ना, तुम रजिस्टर कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, कोई कॉलेज का बोर्ड का एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, तो तुमने भी एक बटन दबाई और तुम्हारे बगल में एक स्टूडेंट और बैठा, उसने भी बटन दबाई, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पर। तो जब एग्जैक्ट सेम टाइम पर दो लोगों ने बटन दबाई तो किसका डाटा पहले इंसर्ट होगा और उसको कौन सा रोल नंबर अलॉट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, एरर आ सकती है सॉफ्टवेयर में कि एक का डाटा अगर पहले रजिस्टर हो, मान दो लोग अगर साथ में बटन को क्लिक करते हो, तो जब दो लोग साइमल्टेनियसली एक बटन को क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे डेटा, तो किसको वो जो अलॉटेड नंबर है वो मिलेगा, रोल नंबर। ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या करे, एक ही नंबर दो लोगों को अलॉट कर दे। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है जो ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में डेटा जाता है और जो तालमेल होता है एक तरीके से, उसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो जो एरेलिस्ट में होता है कि अगर मान लो आप एक एरे को एक साथ, एक एरे लिस्ट में दो एलिमेंट्स को एक साथ इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो या डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें एरर्स जनरेट हो सकती हैं। अगर मल्टीपल थ्रेड्स सेम एरे लिस्ट पे सेम टाइम पे एक्सेस की जाए, मतलब काम करेंगी, वर्क करेंगी, तो इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। एरे लिस्ट जो होती है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि मतलब जैसे कह सकते हो कि अगर मान लो सेम कोई एक पर्सन है, उससे दो लोगों ने एक साथ कोई डिमांड करी, रिक्वेस्ट करी, तो वो किसकी डिमांड पूरी करे, पहले वाले की कि दूसरी वाले की, या किसी की ना करे। जैसे एटीएम है, अब मान लो तुम अपने एटीएम से पैसा निकाल रहे हो और तुम्हारे साथ में तुम्हारा पिन नंबर हमने देख लिया,
हम भी गए दूसरे एटीएम में, तुम्हारे एटीएम का क्लोन बना के लगाया, और जब तुम पिन दबा रहे हो मैं भी पिन दबा रहा हूँ और एंटर कर देंगे बटन। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि सेम टाइम पर ऐसा तो कर ही सकते हो ना, तुम अपने एटीएम का पिन तुम खुद, वो अपने एटीएम का क्लोन तुम खुद ही बनवा लो। एटीएम का क्लोन बनाया जाता है, बन जाता है, टेक्निक इंटरनेट पे पड़ी हुई है यूट्यूब पे। एटीएम का क्लोन बनवा लो और दो लोग एक साथ अलग अलग एटीएम पे चले जाओ, फोन पे कनेक्ट करो एक दूसरे को और बोलो कि ठीक है अब पिन डालना शुरू करो, बटन एक साथ दबाओ। तो अगर तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं और तुमने दो अलग अलग जगह से एक साथ बटन पे दबाया कि 20,000 रुपए निकालो, तो ऐसा तो हो सकता है कि वो दोनों को 20,000 रुपए दे दे, हो 20,000 निकल जाए 40,000। ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करने का काम सिंक्रोनाइजेशन का होता है। सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग रोल बैक मॉडल यूज करते हैं। खैर वो अलग चीज है कि रोल बैक क्या होता है वो बताएंगे। सिंक्रोनाइजेशन को अगर समझना है तो हम इसको लिंक में ओपन कर देते हैं, वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को क्या होता है। देखो, सिंक्रोनाइजेशन इज द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स टू एनी शेयर्ड रिसोर्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको हम दिखाते हैं तुम्हें इमेज से, तो इमेज से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन इन जावा, ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करी कि तुम लोगों को बता दूं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नहीं आ रहा है इसमें। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है जावा में, नहीं सिंक्रोनाइजेशन समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। छोड़ो, अब मैं इमेज में इसमें मुझे नहीं मिल रही जिस तरह से मुझे तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तो छोड़ दो इसको। अभी मैं जितना यहाँ लिखा हुआ उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तुम लोगों को। कोडिंग वाला पार्ट मत समझो, कोडिंग में हमें नहीं जाना है पूरा, सिर्फ इतना समझो कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। कैपेबिलिटी होती है एक्सेस कंट्रोल करने की, जब मल्टीपल थ्रेड से किसी सिंगल रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक गाड़ी है, अब सेम टाइम तक तुम भी और तुम्हारे पापा दोनों लोग पहुंच गए गाड़ी के पास, तो कौन गाड़ी लेके जाएगा? तो तुम्हारी तो हिम्मत है नहीं कि गाड़ी लेके चले जाओ, तो पापा लेके जाएंगे। लेकिन ये घर की बात होती है। लेकिन जब कोडिंग में आओगे तो कोई पापा और कोई बेटा होता नहीं है इसमें वैसे तो, मतलब अगर हम पेरेंट और चाइल्ड की कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, जनरली इसमें क्या हो जाता है कि अगर मल्टीपल थ्रेड थ्रेड जो होते हैं वो भाई भाई के उस पे होते हैं। तो अगर दो भाई जो कि ट्विंस हैं, अगर वो एक गाड़ी को चलाने के लिए एक गाड़ी है और दो ट्विंस भाई हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं, अगर वो पहुंचे एक गाड़ी के पास में, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में लड़ाई हो जाए कायदे वाली, और बिल्कुल होती ही है ना, हमारे यहाँ तो होती है। तो लड़ाई हो जाएगी, प्रॉब्लम यही होती है इसमें। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसी लड़ाई को सॉल्व करना, कंट्रोल करना उस चीज को, कि जावा सिंक्रोनाइजेशन इज बेटर ऑप्शन वेयर वी वांट टू अलाउ ओनली वन थ्रेड टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स। तो ये क्या करता है सिंक्रोनाइजेशन, ये डिसाइड करता है कि किसे एक्सेस दी जाएगी उस रिसोर्स की जिसपे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दो रिक्वेस्ट आई हैं अगर किसी रिसोर्स को शेयर करने के लिए, तो किसे एक्सेस दी जाएगी और किसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन इन जावा। तो एरर लिस्ट जो होती है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है, इस वजह से इसमें एरर लिस्ट पे एरर होने के चांसेस होते हैं। तो जावा एरर लिस्ट अलाउज रैंडम एक्सेस बिकॉज एरे वर्क्स एट द रैंडम इंडेक्स बेसिस। तो एरर लिस्ट जो होती है वो रैंडमली डेटा को एक्सेस करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं फॉलो होता है इसमें। तो इन एरर लिस्ट मैनिपुलेशन इज लिटिल बिट स्लोअर देन लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें दी हुई हैं, उसको छोड़ दो। अब यहाँ देखो क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एरे लिस्ट के जो मेथड्स हैं, जैसे लिखा हुआ वॉइड ऐड, बुलियन ऐड ऑल, क्लियर, ये इतने जो मेथड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं एरे लिस्ट के, ये वो मेथड्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं एरे लिस्ट में। मतलब कि एरे जब आप पढ़ रहे थे तो आपको एरे में सिर्फ एक मेथड बताया था मैंने, वो भी था सॉर्ट मेथड। उसके अलावा एरे में कोई मेथड नहीं बताया था, क्योंकि एरे में हम डायरेक्टली काम करते हैं, मेथड मेथड नहीं यूज करते हैं। लेकिन एरे लिस्ट में काम करते समय आपको मेथड दिए गए डेटा को इंसर्ट कराने के लिए, डेटा को रीड आउट करने के लिए। वो काम कैसे करते हैं दिखाते हैं आपको।
देखो जैसे यहाँ पर एरे बनाते हो तो आप ऐसे लिखते हो, एरे लिस्ट बनाते समय कैसे लिखोगे? एरे लिस्ट बनाते समय आप लिखोगे एरे लिस्ट एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको क्लास का नाम लिखना होता है। अब अगर आप क्या करोगे, आपको इंटीजर स्टोर कराना है, तो अगर आप int लिख दोगे और एरे लिस्ट का नाम हमने दे दिया मान लिया stud stud is equal to न्यू एरे लिस्ट और एंगल ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब यहाँ पे आपको साइज वाइज नहीं देना होता कि 10 स्टोर करोगे, 5 स्टोर करोगे, 20 स्टोर करो, कुछ भी ना लिखो। फिर आपको अगर स्टोर इसमें डेटा स्टोर कराना है तो क्या करोगे, तो एक मैसेज दोगे यूजर को फॉर में लगा करके, फॉर int i is equal to 0 सेमीकोलन i is less than or equal to, मान लो हमको 5 कराना है स्टोर, तो सेमीकोलन i प्लस प्लस, हमने ये करा लिया, तो हमने यहाँ पे 5 रखा है, लूप हमारा 5 बार चलेगा। अब आपने यूजर को बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ आपने बोला एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट, और सेमीकोलन लगा दिया। फिर आपने लिखा क्या लिखा आपने, यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल लिया इंट v is equal to k dot next int, next int ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने एक इंटीजर की इनपुट ले ली, तो ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने फॉर लूप लगाया, एक मैसेज पास करा और एक एलिमेंट को v में स्टोर करा लिया। v मैंने यहीं पे वेरिएबल लिया और इसमें डाटा स्टोर करा लिया, तो स्कैनर क्लास का ऊपर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर k is equal to न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन लगा दिया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरा ये कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, एरे में, एरे लिस्ट में डेटा कैसे ऐड करते हो, आप एरे लिस्ट का नाम लिखते हो, एरे लिस्ट का नाम क्या है आपका स्टड, तो आप यहाँ लिखोगे stud स्टड डॉट, अब आप यहाँ पे एक मेथड कॉल करोगे ADD ऐड मेथड को आप पास करोगे जो वैल्यू आपने ली है इनपुट यूजर से, और सेमीकोलन लगा दोगे। उसके बाद आप बाहर आओगे और बाहर आने के बाद आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आकर के stud स्टड पास कर दोगे और सेमीकोलन लगा दोगे, और सेमीकोलन लगा दिया, सेव कर दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ और आप रिजल्ट देखो इसका, cmd जावा सी कॉलर्स डॉट जावा करा दिया, कंपाइल कर दिया और cls हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसमें इंपोर्ट नहीं कराया मैंने स्टेटमेंट, तो इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन, सेव कर दिया। अब इसको मैंने फाइल कर दिया। अब देखो जो एरर आई है, ये एरर इसीलिए आई है क्योंकि मैंने ये एरर इसमें जनरेट किया आपके लिए। यहाँ पर देखो इंट लिखोगे, अगर आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है, तो अब एरे लिस्ट जो होती है उसमें एक रूल होता है कि एरे लिस्ट के अंदर जब आप यहाँ पे आपको डेटा टाइप लिखना होता है कि किस तरीके के डेटा टाइप को आप एरे में स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर है तो इंटीजर, नंबर है तो नंबर, मतलब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, ऐसे। तो अब यहाँ पर इंट तो हमने लिख दिया, तब भी वो हमको एरर दिए पड़ा है। तो ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे जो पास किया है दैट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राथमिक डेटा टाइप्स जो हमने जनरली पढ़े हैं, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, बुलियन, कैर। तो आपको यहाँ पे इंटीजर नहीं देना है बल्कि int की रैपर क्लास पास करनी है। तो इंट की रैपर क्लास का क्या नाम होता है शिवम, इंट की रैपर क्लास का क्या नाम होता है? इंटीजर। वेरी गुड, इंटीजर होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ हटा के integer लिखेंगे, इंटीजर। तो याद रखना कभी भी एरे लिस्ट को बनाते समय हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप की जगह पर हम यहाँ पे क्लास सीधे पास करते हैं, यानी एरे लिस्ट, एंड उसके बाद आपको क्लास पास करनी है। अगर स्ट्रिंग बनाना होगा तो कैपिटल में स्ट्रिंग लिखोगे, फ्लोट करना होगा तो कैपिटल में फ्लोट लिखोगे, डबल करना होगा तो कैपिटल में डबल लिखोगे, और इंटीजर करना होगा तो कैपिटल में इंटीजर लिखोगे, और उसको हमने सेव कर दिया। और अब मैं यहाँ पे इसको CLS करता हूँ, बड़ा करता हूँ इसको CLS, और अब दोबारा से इसको रिकम्पाइल करते हैं। तो इस बार ये हमारा कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे जावा स्पेस कॉलर्स
और एंटर कर देंगे। अभी हमसे बोलेगा एंटर द एलिमेंट, हमने लिखा 12, 54, 68, 89, 65, 123। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया, यानी कि 12, 54, 68, 89, 65, 123 जो रिजल्ट था आपका वो आपको इजीली मिल गया। ये तरीका है इसमें वैल्यूज को प्रिंट आउट कराने का। दूसरा क्या मेथड है इससे वैल्यूज को निकालने का? एक तो ये हो गया, तो बट अगर आप ऐसे निकाल रहे हो इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, जो वैल्यूज हैं उनको एक ऑर्डर में ऐसे लिस्ट के फॉर्मेट में दे रहा है। अब आपको एक एक वैल्यू अलग अलग चाहिए, 12 अलग चाहिए, 54 अलग चाहिए, 68 अलग, 89, 65, 123 अलग अलग चाहिए। तो आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पर यूज करोगे, आपको मैंने बताया था फॉर ईच लूप, आपको बताया था फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का मतलब क्या होता है, फॉर लगाते हैं, इसे कहते हैं एनहांस्ड फॉर लूप, एनहांस्ड फॉर लूप। तो अब आप यहाँ लिखोगे int यानी डेटा टाइप का नाम, उसके बाद एक वेरिएबल मान लो हम लिख देते हैं s या i लिख देते हैं, यहाँ पे कोलन लगा दो, और कलेक्शन का नाम यानी स्टड कलेक्शन है। और उसके बाद आप यहाँ पर आओ और आप यहाँ पे क्या लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम आई पास कर देंगे सेमीकोलन। तो होगा क्या, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखो तो इसका क्या मतलब होता है वो समझाता हूँ। यहाँ पर स्टड क्या है, स्टड एक वेरिएबल है जिसके बाद बहुत सारे नंबर्स स्टोर्ड हैं। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पास कर दे रहे हो, तो इसकी एक एक वैल्यू उठ के आई में जा रही है और वो आई उस वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है। सिर्फ इतना काम हो रहा है यहाँ पे। मैं CLS करता हूँ, दोबारा से रिकम्पाइल करता हूँ, रिकम्पाइलिंग मैं दोबारा से उसको कंपाइल कर रन कराता हूँ। 12, 55, 97, 65, 86, 73। आप देखोगे यहाँ पे 12, 45, 97, 59, 86, 37 इस तरह से वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप मल्टीपल डेटा को प्रिंट करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप प्रिंट कराना चाह रहे हो। तो ये हमने यहाँ पे डेटा क्या कर लिए, प्रिंट करा लिए। ये कलेक्शंस के थ्रू आप डेटा इस तरह से प्रिंट करा लोगे। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अभी हमने क्या लिखा, एरेलिस्ट लिखा, स्टड लिखा, एरेलिस्ट लिख दिया। अब अगर मैं एरेलिस्ट की जगह पर यहाँ पर लिख दूं लिस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया लिस्ट और सेव कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसका आंसर मुझे राहुल तुम बताओ। राहुल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है? बताओ। ये जो है ये इंटरफेस है, और ये जो है वो क्या है एक्चुअल में, दिस इज ऑब्जेक्ट न्यू अरे लिस्ट। तो आप देखो सिंपल क्या करते हो कि लिस्ट क्या है आपका, इंटरफेस है। तो लिस्ट इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल है स्टड, और एरे लिस्ट वो क्लास है जो लिस्ट को इंप्लीमेंट करती है, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था। माई इंटरफेस का एक मेथड था कनेक्ट, ओरेकल एक क्लास थी जो इंप्लीमेंट करती थी माई इंटरफेस को, और उसके बाद उसके सारे मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करती थी। और आप कॉलर्स के अंदर आए थे, अगर मान लो मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से पूरा डाटा कट कर लेता हूँ और कंट्रोल Z करते हैं, वापस चलते हैं, इससे पहले जो लिखा था वो आ जाए। ये देखो, कल जब मैंने पिछली बार गया था क्लास, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल लिया m, वो वेरिएबल है इंटरफेस का, न्यू ओरेकल उस क्लास को कॉल कर लिया, और उसके बाद m को प्रिंट करा दिया। तो होता क्या है कि जो इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस का अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने लगोगे, मतलब न्यू माई इंटरफेस नहीं लिख सकता हूँ मैं, चाहे यहाँ पे लिखूं इस तरीके से, मतलब मैं यहाँ पे लिखूं अगर ऐसा, माई इंटरफेस m इज इक्वल टू न्यू ओरेकल, ये भी चलेगा। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरेकल m इज इक्वल टू न्यू ओरेकल, ये भी चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो जो चीज यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है माई इंटरफेस m इज इक्वल टू न्यू ओरेकल, वही चीज आप देखोगे अगर तो आपको यहाँ पर भी मिलेगी। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको हटा देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि लिस्ट क्या है आपकी, इंटरफेस है, स्टड क्या है, लिस्ट का प्रेफरेंस वेरिएबल, और आपने क्या किया है यहाँ पे std स्टड इज इक्वल टू, और यहाँ सेमीकोलन लगा दो। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी लिस्ट एक इंटरफेस है
जिसे एरे लिस्ट क्लास इंप्लीमेंट करती है खुद की बॉडी में। जितने ये मेथड्स हैं, ऐड मेथड या रिमूव मेथड या क्लियर मेथड या सर्च मेथड, वो सब मतलब जितने भी मेथड्स होते हैं एरे लिस्ट के, वो सारे के सारे मेथड्स एक्चुअल में लिस्ट क्लास में पहले से लिखे हुए होते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में, यानी कि इनकम्प्लीट होते हैं। तो जो एरे लिस्ट होती है उसको, उस मेथड को रीडिफाइन करती है खुद की बॉडी में, और उसके बाद आप उसको यूज करते हो उसमें। तो मुझे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आया है? शिवम, अंशुल, संदीप, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है ये? पूरा नहीं कह सर रहा। समझ में आया, लेकिन यहाँ पे सर हाँ सर यहाँ पे जैसे हमने एरे में पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे हम लिखे i इज लेस देन और इक्वल टू 5, हाँ, आपने कहा कि यहाँ पे रन टाइम पे जो भी साइज डाटा बढ़ा का सकते हो। हाँ ठीक है। साइज बढ़ा सकते हो, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे तो सर फिक्स है कि 5 ही दे सकते हैं। नहीं 5 नहीं फिक्स कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे तुमने 5 दे दिया है ना, तुम इसको चला लो, मान लो 5 तक यहाँ चला ही रहे हो, ठीक है। तो अब एरे, लेकिन एरे का साइज तो फिक्स हुआ नहीं ना। तुमने लूप 5 बार चलाया है, लेकिन एरे का साइज फिक्स नहीं कर पाए तुम, क्योंकि अभी मैंने 5 बार चलाया तो ये 5 नाम को स्टोर कर लेगा। अगर ये एरे होता तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता कि 5, आपको ऐसे मेंशन करना पड़ता कि भैया साइज 5 है। फिर आप लूप 5 का चलाते, 5 नंबर की इनपुट ले लेते। मान लो तुम ये सारा नंबर नाम इनपुट ले लिए हो, उसके बाद तुम फिर से चाहते हो कि इसी स्टड वाले वेरिएबल में और भी डेटा स्टोर कर सको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे नीचे और मैं ऐसे लिखूंगा std stud डॉट एड, और एड के अंदर मैंने क्या कर दिया, नंबर स्टोर करा दिया। मैंने क्या करा दिया, 981 सेमीकोलन std stud डॉट एड, और उसके बाद मैंने फिर क्या करा दिया, 78 सेमीकोलन std stud डॉट एड 589 सेमीकोलन लास्ट में, सेव करा दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करा कि इस एरे को प्रिंट किया, आप देखना यहाँ पे, इसको कट कर लिया और लास्ट में जाकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया इसको। सेव करने के बाद में इसको कंपाइल करते हैं, तब देखो समझ में आएगा। आपने इसको रिकम्पाइल किया, सॉरी मैंने यहाँ से ये हटा दिया, इंपोर्ट java.util.asterisk सेमीकोलन, सेव कर दो उसको। एंड आफ्टर सेविंग दिस आप उसको रिकम्पाइल करोगे, cls रिकम्पाइल किया मैंने, और रिकम्पाइल करने के बाद में वापस से रन करा दिया। तो एंटर एलिमेंट मैंने लिखा 12 6 3 5 8 7 4। उसके बाद देखो कि मैंने तो एलिमेंट एंटर किए 12 6 3 5 7 8, मतलब 7 तक प्रिंट किया, 7 तक मैंने एंटर किया 12 से 7, तो 12 से 7 तो एंटर हुआ, तो वो तो प्रिंट किया ही किया, लेकिन उसके बाद में मैंने 3 नंबर और जो ऐड कराए थे उसको भी इसने लिस्ट में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये तो इसने प्रिंट किए नॉर्मल लूप से, फॉर लूप से, और ये वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की स्टेटमेंट थी जिसके थ्रू मैंने इसको प्रिंट कराया। तो जो लिस्ट होती है इसमें से आप डेटा को ऐड करते रह सकते हो, मतलब जब चाहो तो डेटा को ऐड कर सकते हो उसमें, यहाँ से। ये समझ में आया अंशुल? हेलो शिवम, यस सर। ये क्लियर हुआ? संदीप, देखो यहाँ हुआ क्या कि जब लूप चला दिया 5 बार, तो आपने बोला 5 नंबर की हमें इनपुट चाहिए, तो उसने लिया 5 और पांचों को ऐड करता रहा, मतलब स्टूडेंट एक कलेक्शन है, ऐड इनपुट लेकर के उस वी को पास कर दे रहा है। वो कह रहा है कि लूप एक बार, पहली बार 0 थी आई की वैल्यू, तो जो पहला नाम तुमने एंटर किया उसे हमने वी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया, और स्टूडेंट यानी कि जो आपका वो था एरलिस्ट का नाम था स्टूडेंट डॉट, अब क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है किसका, लिस्ट क्लास का, मतलब एरलिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उसके सारे मेथड्स इसी से रन करेंगे। तो आपने लिखा स्टूडेंट डॉट ऐड, ऐड एक मेथड है जो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वहां पे सारे मेथड लोड हो जाएंगे। ऐड मेथड को कॉल किया आपने, वी पास कर दिया, तो अब ऐड मेथड क्या करेगा, इस वी को लेगा और एरे में ऐड कर देगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर दूसरा नंबर आप स्टोर करोगे, उसको भी ये क्या करेगा, वी में ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसमें डेटा को ऐड करते रह सकते हो। अब शिवम का कौन क्वेश्चन था कि इसमें तो साइज डिफर नहीं करता है,
साइज मतलब फिक्स नहीं है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ दो। शिवम देखना है यहाँ पे, संदीप तुम भी देखना है यहाँ पे, राहुल, अंशुल, यहाँ पे मैंने एम्पटी छोड़ दिया। इसके एम्पटी छोड़ने के बाद में मैंने लिखा इफ, अगर, इफ v डबल इक्वल्स टू 0 तो ब्रेक कर दो। ब्रेक लगा लिया कि अगर b को 0 एंटर करे तो ब्रेक कर देना, अदरवाइज चलाते रहो, स्टोर करते रहो। देखो यहाँ पे CLS कर देते हैं, रिकम्पाइल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 65 54। मैं नंबर एंटर करता जाऊंगा, जब तक मेरा मन होगा तब तक एंटर करूंगा। जरूरी नहीं जब तक एंटर कर सकता हूँ एंटर करूंगा। अब 0 एंटर कर दिया मैंने, और 0 एंटर करते ही सारा डेटा स्टॉप हो गया, मतलब मेरा 0 एंटर करते ही रुक गया लूप। लास्ट में जो 3 नंबर जोड़े थे वो भी आ गए, बाकी के सारे नंबर्स भी आपके प्रिंट हो गए। ये तरीका होता है कि एरेलिस्ट में डायनामिकली कैसे एरेलिस्ट ग्रो करती है। जब तक आप चाहोगे तब तक डेटा स्टोर करा सकते हो उसमें, जब तक चाहो तब तक। ये तरीका होता है एरेलिस्ट पे काम करने का। ठीक है, शिवम समझ में आया कॉन्सेप्ट? शिवम, संदीप, यस हम जब तक चाहें, मैंने यहाँ क्या लिखा था कि v अगर 0 पे एंटर कर दो तो लूप ब्रेक कर दो, वरना चलाते रहो। ये पार्ट एम्पटी छोड़ दिया, i की वैल्यू 0 रखी, कंडीशन हटा दी और i++ करा दिया, तो लूप इनफाइनाइटली रन करना स्टार्ट कर देगा। और हम ब्रेक कब करेंगे? अगर कोई v की वैल्यू 0 डालता है तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे, रोक देंगे लूप में, उसके बाद लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट थी, कैसे हम लोग एरेलिस्ट का यूज करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। एनालिस्ट और इंटरफेसेस का जो कनेक्शन है वो सब पूरा। लिस्ट एक इंटरफेस है, एनालिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास है जो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो एनालिस्ट होती है वो कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, तो आप बताओगे कि लिस्ट इंटरफेस को एनालिस्ट इंप्लीमेंट करती है। यानी लिस्ट क्लास के अंदर, लिस्ट इंटरफेस के अंदर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, जिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को अपनी बॉडी में रीडिफाइन करने का काम एनालिस्ट क्लास ने किया होगा। ठीक है, मैं दोबारा लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ज्वाइन करो, ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है शिव? यस प्रोग्राम सेंड कर दीजिए।